सोचिए आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने निकलते हो और एक सुंदर सी जगह जाकर गाड़ी रोकते हो। आपके सामने एक बोर्ड लगा है कि शाम 6 बजे के बाद अंदर जाना मना है, फिर भी आप वही काम करते हो। पहाड़ और जंगल के बीच से आप अंदर जाते हो, फिर एक एक करके आपके सारे दोस्त आपसे अलग हो जाते हैं। फिर एक सुनसान सी जगह पर कुछ औरतें आपको दिखाई देती हैं जो एक तालाब के किनारे बैठी हैं। आपको नहीं पता कि वो कौन है, क्या कर रही हैं, लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि वो कौन है तो फिर डर के मारे आपकी सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। ये कहानी है साल 2004 की। उस वक्त मैं कॉलेज में था। हमारी परीक्षा खत्म होने के बाद मेरे दोस्तों का फ़ोन आया। उस वक्त मोबाइल नहीं था पर लैंडलाइन फ़ोन था। घर में उनका फ़ोन आया तो मैंने फ़ोन उठाया। इस पर उन्होंने पूछा, क्या कर रहा है? बस कुछ नहीं, टीवी देख रहा हूँ। तैयार हो जा, कहीं घूमने चलते हैं। पर कहाँ चलेंगे? तू पहले तैयार हो जा। मैंने ठीक है कहकर फ़ोन रख दिया। मैंने पापा से बात करी। पापा जानते थे मेरे दोस्तों को। उन्होंने भी हामी भर दी। पर उन्होंने पूछा, अच्छा पर जाओगे कहाँ? मुझे पता तो था नहीं, तो मैंने कह दिया कि मसूरी जा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ से वो ही पास पड़ता था और जगह भी बढ़िया है। यहाँ से बस 2 किलोमीटर ही दूर है। पहले तो मुझे लगा कि बस 2-4 लोग ही होंगे, मस्त मौज मस्ती करते हुए जाएंगे। पर जब वो लोग मुझे लेने आए तब मैंने देखा कि उनके पास सुमो गाड़ी थी, जो हमारे ग्रुप में से ही एक लड़के की थी। मैंने अंदर देखा तो उसमें मुझे पहले से ही 6 लोग बैठे दिखे। मैंने भी फिर अपना सामान रखा और बैठ गया। पहले मैंने सोचा कि हम मसूरी जा रहे हैं। फिर जब मैंने इस बात के बारे में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि हम लोग ऋषिकेश जा रहे हैं और फिर जाएंगे धनोलट्टी। अब मैं इस जगह पर पहली बार जा रहा था। ऋषिकेश तो हालांकि मैं पहले भी गया था, पर धनोलट्टी मेरे लिए नई जगह थी। हम लोग शाम के 5 बजे तक ऋषिकेश पहुंच गए। हमने वहां एक धर्मशाला देखी। फिर रात बिताकर हम लोग निकल पड़े धनोलट्टी के लिए। पहुंचते पहुंचते हमें शाम हो गई थी। इलाका पहाड़ी था। इस जगह को ढंग से समझ नहीं पाया जा सकता था, क्योंकि कहीं तो अंधेरा था और कहीं उजाला। वहाँ का नज़ारा देखने में बड़ा ही खूबसूरत था। जगह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही डरावनी। वहाँ कुछ ऐसी जगह भी थी जहाँ बोर्ड लगे थे कि शाम 6 बजे के बाद अंदर जाना मना है। हमने सोचा कि शायद जंगली जानवरों के लिए होगा ये सब। हमने वही एक जगह देखी और अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। हम वहाँ रुके थे ताकि टेंट लगा सकें। मैं अपने 2 दोस्तों के साथ टेंट लगाने की जगह ढूंढने लगता हूँ। उनमें से एक के हाथ में मुझे कुछ अजीब सी चीज़ दिखी, लेकिन मैंने पूछा नहीं कि वो क्या है। खैर, वो दोनों चलते चले जा रहे थे और मैं पीछे पीछे चले जा रहा था, लेकिन किसी ने भी कुछ बताया नहीं कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि हमें भी बस चलने में मज़ा आ रहा था। गर्मियों की बात थी, लेकिन उस जगह पर ठंडक थी। चलते चलते हम थोड़ा आगे पहुँचे तो वहाँ पर एक झरना दिखा जिसमें से साफ पानी गिर रहा था। वो जगह ऐसी थी जहाँ लोग अक्सर घूमने आते थे। मैंने सोचा कि ये लोग शायद पहले भी आए होंगे इस जगह, इसीलिए तो इन लोगों को सब कुछ पता है।
मगर मेरे लिए वो बिल्कुल नया और खूबसूरत अनुभव था। हम जब उस रास्ते से जा रहे थे तो वहाँ एक पतला रास्ता आया जिसके एक तरफ खाई और दूसरी तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे। हम उसमें संभलते हुए आगे बढ़ रहे थे। हम अभी उस पतले रास्ते को पार कर चुके थे। अब हमारे सामने कुछ गोल गोल से पत्थर थे। आपने देखा ही होगा, नदी के या फिर कोई भी पानी की जगह होती है, उस जगह पर गोल गोल से पहाड़ होते हैं। वैसे ही थे वो भी। जब हम चल रहे थे तो पीछे से एक आवाज आई। हमने देखा तो बाकी के दोस्त भी पीछे आ रहे थे। तब लगभग शाम के 4 बजे का वक्त था। झरने के पास सब अपने कपड़े उतार कर झरने के पानी में नीचे जाने लगे। एक दोस्त ने कहा, तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊँगा, मुझे पानी से डर लगता है, कहीं ऊपर से कुछ गिर विर गया तो। हमने उसे अपना सामान पकड़ा दिया और फिर हम लोग चले गए। कपड़े उतारते वक्त हमारा तय हुआ कि रास्ते में एक ढाबा है, वहाँ हम खाना खाएंगे। झरने के नीचे जाकर हमने बहुत मस्ती मजाक की, मज़े किए, लेकिन फिर अचानक से मुझे ठंड लगने लगी। फिर मैं और मेरा एक दोस्त, हम लोग पानी से बाहर आ गए। हमारा जो तीसरा दोस्त जो कपड़े संभाल रहा था, हमने उससे कपड़े मांगे और फिर बदल कर हमने बाकियों को कहा कि हम लोग आगे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा, रुको, हम भी आ रहे हैं। उन्होंने बाहर आकर कपड़े बदले, फिर हम सब आगे चल दिए। थोड़ा आगे जाने के बाद एक ऐसा रास्ता आया जहाँ से हमारे एक दोस्त को कुछ महसूस होना चालू हो गया। वो बोलने लगा, वापस चलो, वापस चलो, वो सबको मार देगी, वापस चलो। बोलते ही वो भाग गया। हम सब उसके पीछे भागे, पर अफसोस वो हमें मिल नहीं पाया। हम सब सहम गए। फिर अचानक से किसी की बहुत दर्द भरी आवाज़ आई। कोई दर्द के मारे चीख रहा था और वो आवाज़ शायद उसी दोस्त की थी जो भागा था। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए जब हमने देखा कि सामने से एक औरत हमारे दोस्त का कटा हुआ सिर लेकर आ रही थी। वो पल मैं आज भी नहीं भूल पाता हूँ। फिर हम अपनी गाड़ी की तरफ भागे और काफ़ी देर तक गाड़ी चालू नहीं हुई। वो औरत हमारे करीब आने लगी। फिर अचानक से एक आवाज़ के साथ गाड़ी चल पड़ी। फिर हम जैसे ही उस भयानक जगह से निकले कि हमारी गाड़ी का एकदम से एक्सीडेंट हो गया। पता नहीं, गाड़ी के सारे टायर एक साथ ही पंचर हो गए। गाड़ी स्पीड में थी और गाड़ी को संभाला नहीं जा सका, जिसके बाद मेरी आंख खुली। पता नहीं कितने देर तक मैं बेहोश पड़ा रहा। मैंने अपने आसपास देखा तो मेरे 2 दोस्त मारे जा चुके थे और मैं बहुत घायल था। वो तो शुक्र है ऊपर वाले का कि तब तक वहाँ पर और भी गाड़ियाँ आ चुकी थी, इसलिए मैं बच गया, वरना मेरा क्या होता भगवान ही जाने। मगर वो औरत कौन थी, उसने मेरे दोस्त को क्यों मारा, यह आज तक मुझे समझ नहीं आया। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। घर में किसी बच्चे का आना उसके माँ बाप के लिए इससे बड़ी और कोई खुशी नहीं होती। पर क्या हो अगर उस खुशी के साथ मनहूसियत भी आ जाए तो। राजस्थान के एक गांव में रहने वाली एक मिडिल क्लास फैमिली के घर में एक नया सदस्य आने वाला था। घर के सभी लोग बहुत खुश थे। अच्छी खासी जॉइंट फैमिली थी जहां सभी लोग मिलजुल कर रहते थे। 9 महीने पूरे होने के बाद एक रात घर की बहू को अचानक से दर्द उठा। बहू को जल्द ही पास के अस्पताल में ले जाया गया। बहू के साथ घर के और भी बड़े लोग थे और उसका पति भी। अस्पताल पहुंचकर
कुछ कागजातों पर दस्तखत करने के बाद बहू को भर्ती कर लिया गया। सबको लग रहा था कि रात में ही कुछ ना कुछ हो जाएगा, और फिर वैसा ही हुआ। रात में बच्चे का जन्म हो गया। तकरीबन 4 घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद सुबह वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, और फिर सिलसिला शुरू हो गया लोगों के मिलने का। घर के बड़े आए, उसका पति आया, कुछ रिश्तेदार भी आए, और फिर कोई ना कोई आता जाता ही रहा। सब लोग बड़े खुश थे, पर अभी इनकी खुशियों को किसी की नज़र लगने वाली थी। दिन तो बहुत अच्छे से गुजर गया, लेकिन रात को कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए शायद कोई भी तैयार नहीं था। रात को खाने के वक्त जब माँ और बच्चा दोनों वार्ड में अकेले थे, तब माँ को ऐसा लगा कि जैसे कोई और भी उस कमरे में मौजूद है। कभी वो अपने बच्चे को देखती तो कभी यहाँ वहाँ देखती। फिर उसे लगने लगा कि शायद ये उसका कोई वहम है। उसने अपने बच्चे को सुला दिया और खुद भी लेट गई। कुछ देर बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पैरों पर किसी ने छुआ हो। फिर उसे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। उसने झट से आंखें खोली और देखा तो सामने एक औरत खड़ी थी। उस वक्त पूरे कमरे में अंधेरा था, बस बाहर की रोशनी की वजह से थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। मगर उस औरत की आंखें वो कुछ अजीब सी थी, जैसे वो आंखें नहीं बल्कि पत्तियां हो। उस औरत को अपने सामने देखकर बहू कांपने लगी। अभी अभी उसका ऑपरेशन हुआ था, ना तो ढंग से चल सकते थे और ना ही हिलडुल सकते थे। बहू ने अपने बच्चे के ऊपर हाथ रख लिया। फिर सामने खड़ी औरत रोते हुए बोली, ये बच्चा ये मुझे दे दो। मैं भी तो माँ बनने आई थी ना। वो बस रोए जा रहे थे, और फिर सामने वाली औरत अचानक से गुस्से में बोली, ये बच्चा मुझे दे दे। फिर उसने बोला, या तो ये बच्चा मुझे दे दे, वरना मैं तेरी कल जान लेकर जाऊंगी। और फिर वो अचानक से गायब हो गई। अगले दिन वो अपने पति को पूरी बात बताती है। पहले तो उसका पति विश्वास नहीं करता, फिर जब वो देखता है कि उसकी पत्नी की हालत बहुत खराब है तो इस पर वो बोलता है, तुम रुको, मैं खाना लेकर आता हूँ। और फिर वो रास्ते में चला जाता है। बस इसी बारे में सोच रहा था कि क्या उसकी पत्नी सच बोल रही है या फिर उसने कोई सपना देखा है। फिर एक बूढ़े साधु बाबा उस आदमी से खाना मांगते हैं। वो आदमी उसे एक रोटी दे देता है। फिर वो साधु बाबा उस आदमी की सारी दुविधा पूछते हैं। वो आदमी उन्हें सारी बात बताता है, और फिर वो साधु बाबा उससे कहते हैं कि तेरी पत्नी के तकिए के नीचे एक लोहे का चाकू रख दे, जिसके बाद वो औरत उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। वो आदमी ऐसा ही करता है। फिर उस रात वो औरत वापस से आती है और बोलती है कि वो बच्चा लेकर ही जाएगी। जैसे ही वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, उस डरावनी औरत का हाथ एकदम से जलने लग जाता है। वो गुस्से में आकर एकदम से इधर उधर दौड़े जा रहे थे। मगर अजीब बात तो ये थी कि बहू के अलावा वो औरत और किसी को नजर नहीं आ रहे थे। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। जिसके बाद धीरे धीरे वो डरावनी सी दिखने वाली औरत एकदम से गायब हो गई। उस दिन के बाद से बहू को वो औरत फिर कभी नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। मैं लखीमपुर में ही जन्मा और पला बड़ा था। 12वीं के बाद ही बीटेक करने के लिए बेंगलोर चला गया, और उसके बाद
कुछ साल नौकरी करके अमेरिका, अभी 2 साल पहले ही अमेरिका से वापस भारत आया हूँ। पैसा काफ़ी जमा हो गया है। अब सोच रहा हूँ कुछ बिजनेस शुरू करूँ। नौकरी से अब उकता गया हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, बस में बैठे आकाश के साथी पैसेंजर ने कहा। वो आकाश के पिता की उम्र के थे और उनके चेहरे पर जिंदगी भर का तजुर्बा खासा झलक रहा था। आकाश को हमेशा ही अच्छा लगता था अपने से बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ सलाह मशवरा करना। जब तक उसके पिताजी जिंदा थे, ऐसा कोई जिंदगी का फैसला ना रहा जो उसने उनकी सलाह मशवरा के बगैर लिया हो। 4 साल पहले उनके परलोक चले जाने के बाद उसे उनकी कमी हर पल झलकती थी। जब लखनऊ से वो अपने ननिहाल के लिए बस में बैठा तो इत्तेफाकन ये बुजुर्ग उनके बगल में ही बैठ गए और फिर उनकी बातचीत शुरू हो गई। तो लखीमपुर में अभी कौन कौन है? उन्होंने दिलचस्पी के साथ पूछा। अभी तो सिर्फ चाचा हैं, उनके बच्चे तो सब बाहर हैं। मैं भी वैसे लखनऊ ही रहता हूँ। मेरी वाइफ और बच्चे फ़िलहाल लखनऊ में मेरी मम्मी के साथ हैं। अच्छा, तो लखीमपुर चाचा से मिलने जा रहे हो? फिर पूरे परिवार के साथ क्यों नहीं आए? नहीं अंकल, दरअसल चाचा तो खुद ही लखनऊ अभी कुछ दिन पहले आकर गए। मैं उनसे मिलने नहीं बल्कि अपने बचपन के दोस्त अभिषेक से मिलने जा रहा हूँ। ओह अच्छा, वो क्या करता है? अभिषेक कभी लखीमपुर से बाहर नहीं निकला, उसे वहीं रहना पसंद है। उसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। शादी के कुछ समय बाद ही उसकी बीवी भी गुजर गई। इन सब के लिए वो खुद को दोष देता है, कहता है कि वो ही बुरा नसीब लेकर पैदा हुआ है, मगर ऐसा थोड़ी ना कुछ होता है अंकल। तो इस पर उन अंकल ने कहा, हाँ, ऐसा थोड़ी कुछ होता है, ये तो भगवान का किया धरा है, अब क्या कहें। फिर आकाश ने कहा, अभी जब उसने सुना कि मैं इंडिया वापस आ गया हूँ तो मुझे एक दिन कॉल किया उसने। फिर वैसे भी अभी मैं खाली ही बैठा था तो सोचा कि उससे मिलकर ही आता हूँ। बहुत बढ़िया, अपने दोस्तों से मिलो और उसे समझाओ कि फिर से ज़िंदगी बसा ले। अकेले काटना बेहद ही मुश्किल काम है। आकाश ने सहमति से सिर हिलाया। कोशिश करूँगा। वो लखनऊ से लखीमपुर 2.5 घंटे में पहुँच गए। बस स्टॉप पर उतरने के बाद आकाश ने अपने साथी पैसेंजर से विदा ली और फिर एक रिक्शा पकड़ लिया। राजगढ़ चलना भाई। इतने साल अमेरिका में रहने के बाद उसे एक अलग ही रोमांच आ रहा था अपनी जन्मभूमि या फिर अपने घर वापस आने पर। रिक्शा चालक पैडल मार रहा था और आकाश जिज्ञासा के साथ वही पुराने रास्ते, चौराहे, दुकानें, यही सब देख रहा था। बहुत कुछ बदल चुका था और बहुत कुछ अभी तक वैसा का वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। बस स्टॉप से अभिषेक के घर पहुंचने में उसे सिर्फ 15 मिनट लगे। बड़े शहरों से छोटे शहरों में आने के बाद सबसे ज़्यादा अचरज यही होता है कि जो दूरियां बचपन में ज़्यादा लगती थी वो अब ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी नहीं है। अभिषेक का घर 3 मंजिला था जो कि उसकी कॉलोनी राजगढ़ का आखिरी गली के अंदर जाकर एकदम कोने पर था। घर के चारों ओर अच्छा खासा खुला खुला जगह भी था जहाँ पर गार्डन आदि बहुत ही अच्छे से मेंटेन किया हुआ था। कई बड़े बड़े पेड़ थे। आकाश को आम के पेड़ नजर आए मगर वो सारे पेड़ जैसे सूख चुके थे। घर भी थोड़ा अजीब सा लग रहा था, जैसे कि बहुत दिनों से घर की साफ सफाई नहीं हुई हो। खैर, आकाश घर के नजदीक गया। उसने दरवाजा खटखटाया तो अभिषेक ने दरवाजा खोला। अभी खड़ा ही रहेगा या आगे भी आएगा? कोई तमीज कमीज बची है कि नहीं? आकाश उससे कुछ फासला छोड़कर रुकते हुए बोला। अभिषेक हंसता हुआ सीढ़ियां उतरा और उसकी तरफ बढ़ा, फिर आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया।
अरे कितना फूल गया यार तू, आकाश बोला। उसे अपने इर्द गिर्द अभिषेक का चर्बी से भरा शरीर महसूस हो रहा था। सब गांव का आबो हवा खान पान का असर है, तुम अमेरिका वालों को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। अभिषेक मुस्कुराते हुए ऊपर से नीचे तक उसे देखते हुए बोला। चल भाई, अब आ गया हूं, देखते हैं तुम्हारे गांव की आबो हवा मुझ पर क्या असर करती है। आकाश ने बोला तो अभिषेक हंसा, जिसके बाद उन दोनों के बाद थोड़ी इसी तरह की बातचीत होने लगी। जिसके बाद आकाश ने अभिषेक से कहा, अच्छा तू रुक, मुझे एक काम करने आना है, ठीक है, मैं अभी तुरंत ही आता हूँ। जिसके बाद आकाश घर से निकलकर वापस से बाजार की तरफ चला गया। दरअसल आकाश अभिषेक के घर काफ़ी सालों के बाद आया था और वो इस तरह से खाली हाथ नहीं आना चाहता था, मगर उसे याद ही नहीं रहा, इसलिए वो बाजार मिठाइयाँ खरीदने गया था। उसे पास ही में राजीव चाचा की दुकान दिखी। वो राजीव चाचा को बहुत अच्छे से जानता था। राजीव चाचा अभिषेक और आकाश को बचपन से जानते थे। वो वहाँ पर मिठाइयाँ खरीदने गया। राजीव चाचा को उसे पहचानने में थोड़ी दिक्कत ज़रूर हुई, मगर फिर उनके कहने पर वो उसे पहचान गए। राजीव चाचा ने आकाश को कहा, बहुत अच्छा हुआ बेटा तुम आ गए, अभिषेक के बारे में सुनकर बड़ा बुरा लगा। तो इस पर आकाश ने हैरान होते हुए राजीव चाचा से पूछा, अभिषेक के बारे में क्या? तो इस पर राजीव चाचा ने कहा, तुम्हें बताया नहीं किसी ने? अभिषेक ने अभी 2 महीने पहले ही खुदकुशी कर ली। ये सुनकर तो आकाश के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसे कुछ होश ही नहीं रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब अभिषेक 2 महीने पहले ही मर चुका है तो फिर वो कौन था जिसे अभी आकाश मिलकर आया था।